बीकॉम पार्ट सेकंड ABST पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग। आज ही हमारा चौथा लेक्चर है लेबर कॉस्ट कंट्रोल का। आज मैं आपको बताऊंगी कार्यहीन समय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ आइडल टाइम। कार्यहीन समय का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है। प्रथम, प्रकृति या लेखांकन के आधार पर एवं द्वितीय, नियंत्रण के आधार पर। तो अभी आपको बताया, फर्स्ट नेचर या अकाउंटिंग, प्रकृति या लेखांकन के आधार पर, एवं द्वितीय यानी सेकंड, नियंत्रण के आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं कार्यहीन समय की प्रकृति एवं लेखांकन, नेचर एंड अकाउंटिंग ऑफ आइडल टाइम। कार्यहीन समय को प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। दोनों प्रकार के कार्यहीन समय का लेखा अलग अलग प्रकार से होता है। पहला हम देखते हैं साधारण कार्यहीन समय, नॉर्मल आइडल टाइम। इससे हमारा तात्पर्य जो है उस समय से है जिसका घटित होना स्वाभाविक है, नेचुरल है, और जो कुशलतम प्रबंध एवं अन्य अत्यधिक श्रेष्ठ परिस्थितियों के विद्यमान होने पर भी घटित होता है। चाहे अच्छी से अच्छी परिस्थिति हो तब भी कार्यहीन समय होगा ही। कर्मचारी को नियमानुसार सवैतनिक अवकाश, साप्ताहिक अवकाश आदि मिलते हैं। इसके अलावा उसे कार्य समय में अल्पावकाश भी मिलता है। इसी प्रकार संस्था के प्रवेश द्वार का मतलब एंट्री, जो भी गेट है, उससे कार्यस्थल तक पहुंचने में, एक उपकार्य से अन्य उपकार्य बदलने एवं एक यंत्र से अन्य यंत्र तक आने जाने में समय की हानि होती है। परंतु इस कार्यहीन समय का वेतन हमें देना होता है, दिया जाता है। इस प्रकार के समय को केवल न्यूनतम किया जा सकता है, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए इसे साधारण कार्यहीन समय कहा जाता है, क्योंकि हम इसको रोक नहीं सकते। ये समय तो लगेगा ही, हम इसको मिनिमम कर सकते हैं लेकिन हम इसको समाप्त नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे साधारण कार्यहीन समय कहते हैं। दूसरा हमारा है असाधारण कार्यहीन समय, एबनॉर्मल आइडल टाइम। असाधारण कार्यहीन समय से हमारा तात्पर्य असाधारण परिस्थितियों में हुई समय की हानि से, जैसे बाढ़, भूकंप आदि। ये जो आप हमारी नेचुरल इवेंट्स है, प्राकृतिक आपदा, इसमें काम न होना, ये ऐसे इवेंट हैं जिसमें काम नहीं किया जा सकता। इसमें सामग्री, शक्ति या यंत्र के अभाव से काम न होना भी सम्मिलित है। इन कारणों से उत्पन्न लागत को उत्पादन लागतों में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि विक्रय मूल्य निर्धारण में इन्हें शामिल नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह लागतें हर अवधि में अलग अलग होती हैं, इसलिए यदि इन्हें लागत में शामिल कर ले तो एक अवधि की लागत की तुलना दूसरी अवधि की लागतों से करना संभव, पॉसिबल नहीं होगा। अतः एबनॉर्मल आइडल टाइम को लागत ज्ञात करके इसे लागत लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। नियंत्रणीय कार्यहीन समय। नियंत्रणीय कार्यहीन समय साधारणतः असाधारण कार्यहीन समय पर प्रबंधक आवश्यक कार्रवाई करके उसे साधारण सीमाओं तक नियंत्रित करने में समर्थ होते हैं। कुशल प्रबंधकों द्वारा कार्यहीन समय उत्पन्न होने के कारणों पर दृष्टि रखी जाती है और उन्हें शीघ्र समाप्त करने के लिए यथोचित उपाय किए जाते हैं। तो ये वो समय है जिस पर कार्यहीन समय पर नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा है अनियंत्रणीय कार्यहीन समय। इससे तात्पर्य साधारण कार्यहीन समय से ही है, जिसे कुशलतम प्रबंधक भी समाप्त अथवा कम करने में असमर्थ रहते हैं। ये भी हमारा साधारण कार्यहीन समय है, लेकिन जो हमारे इफिशिएंट मैनेजर हैं वो भी इसे समाप्त या कम करने में असमर्थ रहते हैं। सामान्यतः पूर्ववर्ती प्रशासनिक, आर्थिक एवं अन्य कारणों द्वारा उत्पन्न कार्यहीन समय अनियंत्रणीय ही होता है। तो आपने देखा कार्यहीन समय भी जो है दो प्रकार का है, नियंत्रणीय एवं अनियंत्रणीय। नियंत्रणीय जिसको नियंत्रण किया जा सकता है लेकिन उपाय किए जा सकते हैं, और अनियंत्रणीय जिसको कितने भी हम एफर्ट कर ले लेकिन हम उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा हमारा है अवकाश वेतन, हॉलीडे पे। छुट्टियों के लिए श्रमिकों को
जो मजदूरी दी जाती है उसे अवकाश वेतन कहते हैं। इसे अप्रत्यक्ष व्यय मानकर कारखाना उपरिव्यय में सम्मिलित किया जाता है। चौथा, अतिरिक्त पारी एवं रात्रि पारी में कार्य का लागत लाभ विश्लेषण। आपने देखा कि बाजार में जो वस्तु की डिमांड बढ़ती है तो बढ़ने पर अधिक समय कार्य के स्थान पर अतिरिक्त पारी में काम करवाया जा सकता है। जब वस्तु की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है तो एक्स्ट्रा जो भी शिफ्ट है उसमें आपसे काम लिया जाता है। अतिरिक्त पारी में कार्य करने के लिए अतिरिक्त श्रमिकों का चयन एवं नियुक्ति करनी होती है। अतिरिक्त पारी में कार्य करवाने से लागतें प्राय अधिक समय कार्य करवाने की तुलना में कम लगती हैं, परंतु एक बार श्रमिकों को नियुक्त करने के बाद मानवीय दृष्टिकोण से, यानी हमारा जो ह्यूमन आपका जो भी एटीट्यूड है उसमें यदि हम देखें और श्रम संघों के प्रभाव से उन्हें हटाना संभव नहीं है, क्योंकि मानवीय दृष्टिकोण है कि यदि हम एक बार श्रमिक को नियुक्त कर लेते तो हम उसे हटा नहीं सकते, हटाना पॉसिबल नहीं है। अतः अतिरिक्त पारी में तभी काम करवाना चाहिए जबकि उत्पादन में स्थायी रूप से वृद्धि हो गई है। यदि हमें लगता है कि प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है तभी हमें जो भी एक्स्ट्रा शिफ्ट में श्रमिकों से काम लेना चाहिए, अन्यथा जल्दबाजी में निर्णय लेकर श्रमिकों की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए। पांचवा है हड़ताल से हुई हानि का लागत विश्लेषण। एक संस्था द्वारा यथासंभव हड़ताल की स्थिति को टाला जाता है, परंतु कई बार श्रम संघों यानी जो भी हमारी लेबर एसोसिएशन है उसकी अनुचित बातों को मानना संभव नहीं होता है। ये तो आपको भी मालूम है कि हर संस्था में हड़ताल की स्थिति आती है, क्योंकि जो लेबर एसोसिएशन है वो अपनी बातों को मनवाने के लिए इस तरह की हड़ताल करती हैं और कई बार सभी बातों को उनका मानना संभव नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में हड़ताल हो जाती है। हड़ताल से हुई हानि का विश्लेषण करके यह तय किया जा सकता है कि भविष्य में किस स्तर तक श्रमिकों के संघर्ष का सामना किया जा सकता है। हड़ताल से कई प्रकार की गैर आर्थिक हानियां भी होती हैं, जैसे श्रमिकों के नैतिक स्तर में कमी, उद्योग की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचना आदि, जिनका मौद्रिक अनुमान लगाना संभव नहीं है। छठा, प्रशिक्षण एवं विकास लागतों का लागत लाभ विश्लेषण। प्रशिक्षण की आवश्यकता नए एवं पुराने दोनों प्रकार के श्रमिकों की कुशलता बनाए रखने के लिए होती है। प्रशिक्षण देने के कई तरीके सेवी वर्गीय प्रबंध की पुस्तकों में देखे जा सकते हैं, परंतु प्रमुख बात मेन आपका जो है पॉइंट यह तय करना है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम की क्या लागत लगेगी, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा उसकी हमारी कॉस्ट क्या आएगी और इससे बेनिफिट एडवांटेज क्या लाभ मिलेगा। प्रशिक्षण में प्रत्यक्ष लागतों के अलावा अप्रत्यक्ष लागतें भी लगती हैं, जैसे कुशल श्रमिकों द्वारा प्रशिक्षण देने की अवधि में जो उत्पादन प्राप्त हो सकता था उसकी हानि होती है और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों द्वारा दूषित उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। प्रशिक्षण के लाभों का सही अनुमान लगाना पॉसिबल या कठिन है, क्योंकि लाभ गुणात्मक रूप से प्राप्त होते हैं, फिर भी मुख्य रूप से निम्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, श्रम निकासी में कमी, दूसरी उत्पादकता में वृद्धि, तीसरी दूषित सामग्री क्षय आदि में कमी, चौथा उत्पादन की किस्म में सुधार, पांचवा सुस्त समय व अधिक समय कार्य में कमी, छठा मशीनों का समुचित प्रयोग, सातवां प्रति इकाई लागत में कमी, आठवां कार्य कुशलता में वृद्धि। ये लाभ फिर भी हमें प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त गुणात्मक लाभों के रूप में श्रमिकों के नैतिक स्तर में भी वृद्धि होती है और श्रम संबंधों में भी इम्प्रूवमेंट होता है, सुधार होता है। श्रमिकों के दृष्टिकोण, व्यवहार व कार्यशैली में भी सुधार होता है। श्रमिकों को अनेक कार्यों में प्रशिक्षित करके उन्हें आवश्यकता अनुसार किसी भी विभाग में फिर भेजा जा सकता है। ये हमने आप देखा कि किस तरह से प्रशिक्षण एवं विकास लागतों का लागत लाभ विश्लेषण किया जाता है। आगे हम देखते हैं कार्य एवं विधि अध्ययन, वर्क स्टडी एंड मेथड स्टडी। श्रमिकों की कार्य कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य एवं विधि अध्ययन किया जाता है। पहला है वर्क स्टडी, कार्य अध्ययन। कार्य अध्ययन द्वारा ये ज्ञात किया जा सकता है कि किस प्रकार के श्रमिक को किस प्रकार के कार्य पर लगाया जाए। इसके निम्न दो भाग हैं। पहला, कार्य मूल्यांकन।
कार्य मूल्यांकन में प्रत्येक कार्य का मूल्यांकन करके यह तय किया जाता है कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए श्रमिकों की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता क्या होनी चाहिए, क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, और उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। ऐसा अध्ययन करने के बाद कार्य के लिए योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है। दूसरा है कार्य दक्षता की श्रेणी निर्धारण। प्रत्येक श्रमिक की योग्यता एवं निपुणता अन्य श्रमिकों से अलग होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न भिन्न कार्यों में रुचि भी अलग प्रकार की होती है। जैसे कुछ व्यक्ति कार्यालय में बैठकर काम करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ व्यक्तियों को भ्रमण करना यानी घूम घूम करके कार्य करना पसंद होता है। कार्य दक्षता के आधार पर प्रत्येक श्रमिक की श्रेणी का निर्धारण करके योग्य व्यक्ति को उसकी दक्षता के अनुसार कार्य पर नियुक्त किया जाता है। अतः कार्य मूल्यांकन एवं कार्य दक्षता दोनों के सम्मिलित अध्ययन से ही सही व्यक्ति को सही कार्य के लिए नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा है विधि अध्ययन, मेथड स्टडी। विधि अध्ययन द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि श्रमिकों के कार्य समय में किस प्रकार कमी लाई जा सकती है। इस हेतु समय एवं गति अध्ययन आवश्यक है। अतः इसके निम्न दो भाग हैं। पहला है गति अध्ययन, मोशन स्टडी। एक श्रमिक को उत्पादन कार्य के दौरान अपने शरीर को कई प्रकार से गति प्रदान करनी होती है। इसमें हाथ पैरों की गति, गर्दन का घुमाना, बार बार झुकना एवं चलना आदि शामिल है। गति अध्ययन द्वारा इस प्रकार की गति को कम करने का प्रयास किया जाता है। इसमें प्रकाश की उचित व्यवस्था, मशीनों का प्रयोग, कुर्सी की ऊंचाई बदलना आदि शामिल है। इन सब प्रयासों से श्रमिक की थकान को कम किया जा सकता है, जिससे उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि होगी या वृद्धि की जा सके। दूसरा है समय अध्ययन, टाइम स्टडी। गति अध्ययन करने के बाद विशेष प्रकार की घड़ियों द्वारा प्रत्येक कार्य में लगने वाले प्रमापित समय की गणना की जाती है। ऐसी गणना करते समय सामान्य श्रमिक द्वारा लगाया गया समय ज्ञात करना चाहिए कि नॉर्मल जो लेबर है उसके द्वारा कितना समय लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना चाहिए। कई प्रकार श्रमिक अच्छा प्रदर्शन करने के उद्देश्य से शीघ्र काम करता है, अतः ऐसे समय को प्रमापित समय नहीं माना जा सकता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने वर्क स्टडी एवं मेथड स्टडी के द्वारा श्रमिकों की कार्य कुशलता बढ़ाने के संबंध में अध्ययन किया। थैंक यू।